फ्रेंड्स, आज आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय को कक्षा 10th। अध्याय जो है आपका सेकंड है, संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक। ठीक है, अभी तक जो है हमने 1206 ईस्वी तक का जो शासनकाल था वो पढ़ा हमने। चैप्टर फर्स्ट जो था आपका उसमें तो सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत जो था हमारा चैप्टर फर्स्ट जो था वह कंप्लीट हो चुका था। और आज जो है हम चैप्टर सेकंड की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम 1206 ईस्वी के बाद का जो शासनकाल कैसा रहा और कौन कौन से वंश जो थे इस शासनकाल में रहे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक का जो है हम अभी अध्ययन करते हैं। देखिए, संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, संघर्ष किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर खदेड़ दिया। उमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। किताब फुतुह अल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा। इसके बाद बड़वास, भंडोच और सिंध के डेबाल बंदरगाह पर आक्रमण हुआ। ये आक्रमण भी असफल रहे। चचनामा में उल्लेख मिलता है कि डेबाल के संघर्ष में अरब सेना नायक मुदाहिरा पराजित हुआ और मारा गया। अभी जो है आपको सब अरबों के बारे में जो है अध्ययन करने को मिलेगा। हमने राजपूतों के बारे में, हिंदू शासकों के बारे में पढ़ा, हमने भारत के दक्षिणी क्षेत्र में जो भी शासन हुए उनके बारे में पढ़ा। जो भी हमारी विदेशी जनजातियां थी जिनका भारत पर आक्रमण हुआ था, शक, कुषाण, हुन का, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब जो हम अध्ययन करेंगे वो जो सारी जो विदेशी आक्रमणकारी तो थे, लेकिन ये जो विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? अरबी और मुस्लिम। ठीक है, तो अरबी और मुस्लिम जो मुस्लिम जो जाति थी, ये जो विदेशी जातियाँ थी, तो इनके आक्रमण का भारत ने किस प्रकार सामना किया, वह कौन कौन से जो थे शासक रहे अरबी और मुस्लिम वर्ग के, तो उनके बारे में जो है हमें इस संघर्षकालीन भारत में जो है हमें अध्ययन करने को मिलेगा। उनका शासनकाल कैसा रहा उनके बारे में हमें जो है अध्ययन करने को मिलेगा, और कौन कौन से वो शासक रहे, उनका प्रशासन कैसा रहा हमारे भारत में, और किस प्रकार से जो है उन्होंने अपने शासन और सत्ता को बनाए रखा, किस प्रकार से जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अरबी और मुस्लिम जो आक्रांता थे उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो नाम आया है यहाँ पर, उमर खलीफा। क्या नाम आ रहा है? उमर खलीफा। उमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। मतलब कि यहाँ पर हम 1206 ईस्वी को शुरू करने से पहले पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था और वो किस समय आया था उसके बारे में बताया गया है कि 636 ईस्वी में जो है पहला अरबी आक्रमण हुआ था, समुद्री आक्रमण हुआ था, वो भी ठाणे में। ठाणे जो है आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो क्योंकि देखो आपको पता है कि आप जब मैप देखते हो तो मैप में जो ये वाला तट है ये पूरा तटीय क्षेत्र है, और यहाँ पे जो है ये अरब सागर वाला क्षेत्र है। ठीक है, अरब सागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। जिनको नहीं पता है उनको ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका बंगाल की खाड़ी और इस साइड हो गया आपका अरब सागर। ठीक है, तो ये सारा क्या था? समुद्री क्षेत्र था। इस साइड जो था आपका समुद्री क्षेत्र था, और ये जो है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है आपका। ठीक है, तो सबसे पहला जो है अरबों ने आक्रमण किया था यहाँ पर ठाणे नामक स्थान है, वहाँ पर 636 ईस्वी में। 636 ईस्वी में इस क्षेत्र पर एक उमर खलीफा नामक व्यक्ति था जिसने जो है ठाणे पर आक्रमण किया था समुद्री क्षेत्र से। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो ज़्यादातर जितने भी आक्रमण हुए हैं विदेशी आक्रमण, एक तो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो था हमारा, ये भारत का जो है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र इस साइड से हुआ, और दूसरे जो ज़्यादातर आक्रमण हुए हैं वो भारत के दक्षिणी क्षेत्र का जो समुद्री क्षेत्र था वहाँ से हुए हैं। तो सबसे पहले अरब आक्रमण जो हुआ था वह उमर खलीफा द्वारा हुआ था 636 ईस्वी में, ठाणे में हुआ था, जो मैं क्षेत्र बता चुकी हूँ। अब जैसा कि मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ, आपके फर्स्ट चैप्टर से मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से जो है हमें जानकारी मिलती आ रही है, किस प्रकार से ग्रंथों से, किन किन बुक्स से, या किन किन विदेशी जो भी हमारे यहाँ पर दूत आए थे या राजदूत आए थे, तो जो राजदूत के द्वारा या जिन के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है, बहुत सारे सिक्कों से मिली है, ग्रंथों से मिली है, अभिलेखों से मिली है, शिलालेखों से मिली है,
तो इनसे हमें जानकारी मिलती आई है। तो उसी प्रकार से हमें उमर खलीफा के बारे में भी जानकारी मिली, और ये हमें जानकारी जो है किससे मिली है, ये हमें जानकारी मिली है, एक किताब है आपकी फुतूह अल बुल्दान। इसमें हमें अरबों का जो अभियान था वह विफल रहा, उसके बारे में जानकारी मिली है, जो उमर खलीफा ने जो आक्रमण किया था समुद्री क्षेत्र से। इसके बाद बड़वास जो कि भंडोच में है, और सिंध के डेबाल बंदरगाह पर भी जो है अरब का आक्रमण हो चुका है। एक्चुअल में 1206 ईस्वी से पहले का जो है, जैसा कि हम इसमें सब कुछ अरब और मुस्लिम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, तो उससे पहले कोई अरब या मुस्लिम आक्रमणकारी जो भी छोटे मोटे हुए हैं, बड़े लेवल पर नहीं, एक छोटे से लेवल पर जो भी आक्रमण हुए हैं, उनके बारे में जो है हम इसका पेस पढ़ रहे हैं कि 1206 ईस्वी से पहले जो है कौन कौन से जो छोटे बड़े जो भी आक्रमण हुए कौन कौन से हुए। तो सबसे पहला तो उमर खलीफा था जो अरबी आक्रमणकारी रहा। उसके बाद में जो है जिसका हमें जानकारी मिलती है फुतूह अल बुल्दान से। आगे देखो चचनामा में क्या उल्लेख मिलता है कि डेबाल के संघर्ष में अरब सेना नायक मुदाहिरा पराजित हुआ और मारा गया। उसके बाद में हमें एक चचनामा में उल्लेख मिलता है कि डेबाल नामक जो था अरबी, उसने भी जो है वह नायक मुदाहिरा से जो है पराजित हुआ। फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष हुआ। ये है आपका इम्पोर्टेंट 712 ईस्वी वाला, ये लाइन आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर, सिंध जो था भारत का क्षेत्र, भारत का जो उत्तरी वाला क्षेत्र है वह सिंध क्षेत्र है, ठीक है। तो सिंध के राजा कौन थे भारत में? दाहिर, और अरबी जो आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम। इसी बीच संयोगवश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा, इस कारण राजा की मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद भी राजकुमार जैसिया व सामग्री रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। महमूद गजनवी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही कई बार पराजित होना पड़ा। ये 1206 ईस्वी का पहले का इतिहास है जिनके बारे में हमने पढ़ा जाना, जिसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट रहता है, एक तो पहला जो उमर खलीफा आक्रमणकारी था, दूसरा 712 ईस्वी का मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष। ये दो लाइनें जो है आपके बेस जो भी आपकी इस चैप्टर की पहले की जो प्रस्तावना है, जो आधारभूत संरचना जो आपको बताई गई है, उसमें ये दो लाइनें इंपॉर्टेंट रहती हैं आपकी, ठीक है। आपके 10th बोर्ड हैं तो आप अभी से जो है अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें, और जो आपको इम्पोर्टेंट बताया जाता है उनको जो है उसी समय लर्न कर लिया करो आप, ठीक है। आगे देखो, अब हम शुरू कर रहे हैं 1206 से लेकर 1556 ईस्वी तक का इतिहास, जिसमें दिल्ली सल्तनत का शासक रहा है। हमने अभी तक जो था मौर्य वंश, गुप्त काल, विदेशी शासक, ये सब पढ़े। इसके बाद एक्चुअल में जो भी आपका ये चैप्टर जो आपकी कंटिन्यूटी है चैप्टर की, वो उसी ईस्वी सन से लेकर कंटिन्यूटी ली गई है कि इसके बाद में कौन सा शासक रहा, इसके बाद में कौन सा शासक रहा, इसके बाद में किसका शासनकाल रहा, उसी के कंटिन्यूटी के बेस को ध्यान में रखते हुए आपके चैप्टर जो है डिसाइड कर रखे हैं, या जो चैप्टर आपके दे रखे हैं। तो चैप्टर 2 में जो है हम पढ़ रहे हैं 1206 ईस्वी का। तो उस समय जो 1206 ईस्वी में जो है आपकी कौन से शासक रहे, कौन सी सत्ता जो है स्थापित हुई? दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अभी हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। आपको अगर आप इसको अच्छे से और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको जो है हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। हिस्ट्री में क्या है कि अगर आप जानना चाहते हो कि उस समय काल में क्या हुआ था, अगर आप में वो इंटरेस्ट जगेगा जानने, अगर आप जिज्ञासु बनेंगे तो आपको हिस्ट्री में ज़रूर इंटरेस्ट आएगा कि दिल्ली सल्तनत के समय कौन कौन से शासक रहे। ये हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। आपको जब तक आपको जिज्ञासु प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा नहीं होगी ना, तब तक आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा हिस्ट्री, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये आपके अंदर ये आना चाहिए कि उस समय काल में क्या हुआ था, आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए, तो आपको ये समझ में आएगा। और जो भी शब्द वगैरह ऐसे होते हैं, ऐसे कठिन शब्द होते हैं जो याद नहीं हो पाते हैं, उनको जो है आप लिख के पॉइंट वाइज जो है आप ऐसे याद करो, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत में पढ़ो, यामिनी, इलबरी या गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण 1206 ईस्वी में हुआ। पहला शासक दिल्ली सल्तनत में किसको पढ़ रहे हैं हम? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इम्पोर्टेंट करना है इसको। अब ये कौन से वंश का था कुतुबुद्दीन ऐबक? यामिनी, इलबरी या गुलाम वंश का था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। आगे देखो, इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक इम्पोर्टेंट है आपका। इसकी राजधानी इसने क्या बनाई थी? लाहौर। जैसा कि हम शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, राजधानी इसने बनाई थी लाहौर।
इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण मिला। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनाई गई। आपके एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आता है, आप कुतुब मीनार देखने जाते हो और आपको पूछा जाता है कि कुतुब मीनार किन के द्वारा बनाया गया, तब आप चुप हो जाते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो अब जो है आपको पढ़ने को मिल रहा है, जानकारी मिल रही है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया। तो कुतुब मीनार जो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। जैसा इसका नाम है कुतुब मीनार, उसी के नाम किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया, इसके नाम से इसका नाम जुड़ा है। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इसका जो अगला शासक था इल्तुतमिश, उसने जो है कुतुब मीनार कंप्लीट करवाया था। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार बनाया, और इसके शासनकाल में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार, तीनों ही एक जैसे नाम है। ठीक है, आपको कंटिन्यूसली याद हो जाएंगे इसके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन बख्तियार। कुतुबुद्दीन बख्तियार जो है इंपॉर्टेंट है आपका। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। ठीक है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। ठीक है, इसको पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है, सन 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हुई। तो ऐबक की मृत्यु जो है कैसे हुई, पोलो खेलते हुए। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में पोलो अच्छे से खेला जाता है, आप सबको जानकारी होगी पोलो के बारे में। ठीक है, आगे देखो, अगला जो शासक है हमारा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी बना। इसे तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर जीता था। 1223 ईस्वी में, अभी आपको रणथंभौर पता होना चाहिए कहाँ पर है, आपको खुद को सर्च करके देखना है कि रणथंभौर कहाँ है, मैं नहीं बताऊंगी अभी आपको। ठीक है, आप खुद ढूंढोगे तो आपको याद रहेगा ये, तो आपको देखना है ये। देखते देखते ही, वीडियो देखते देखते ही सर्च कर सकते हो आपकी रणथंभौर कहाँ पर है, जिसको इल्तुतमिश ने जीता है। ठीक है, अगला देखो, 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण किया। मालवा जो क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र है, मालवा वाला क्षेत्र ये वाला। ठीक है, मालवा का पठारी, जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर ये क्षेत्र है मालवा वाला। ठीक है, तो मालवा पर भी आक्रमण कर भिल्ला के दुर्ग को जीता उसने। ग्वालियर और जालोर पर भी इसका अधिकार हो गया। जालोर जो है ये जो राजस्थान वाला क्षेत्र है यहाँ पर, चलो राजस्थान ही बता देती हूँ मैं आपको। राजस्थान का जो ये वाला क्षेत्र है, ये झालोर सिरोही वाला, ये झालोर सिरोही में, झालोर में। ग्वालियर जो है आपका राजस्थान में नहीं है, ग्वालियर राजस्थान से बाहर है। आगे देखो, इस क्षेत्र को जो है ये आपका झालोर वाला क्षेत्र, ये भी जो है इल्तुतमिश द्वारा जीता गया था। मतलब कि काफ़ी हद तक इसने राजस्थान का जो है, राजस्थान के क्षेत्र को जीता है इसने। रणथंभौर को क्षेत्र जीत लिया, झालोर का क्षेत्र जीत लिया। ठीक है, बाहर ग्वालियर जीता इसने, मालवा क्षेत्र जीता इसने। आगे देखो, ख्वारिज्म शाह के पुत्र मंगबरनी को सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खां से दुश्मनी मोल नहीं ली। ठीक है, तो यहाँ तक जो रहता है आपका इल्तुतमिश रहता है। अगला जो है आपका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक बहुत ही जाना माना नाम है और बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है ये नाम। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक पहली महिला शासिका रही हैं, बहुत ही ताकतवर शासिका रही हैं। इसके बारे में देखना, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री थी ये रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद में शासक को किसके हाथों में जाता है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना। परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्की आक्रमणों अमीरों ने रजिया का विरोध किया। रजिया ने पर्दा त्याग दिया था क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा थी, और पुरुषों के समान कुबा व कुल्हा, इसने कोट व टोपी पहनने लगी थी वह पुरुषों के समान। उसने मालिक जमालुद्दीन याकूत अबिसीनिया निवासी को अमीर अखूर नियुक्त किया। ये अश्वशाला का प्रधान होता था उस समय। अमीर अखूर जो कौन था, अश्वशाला का प्रधान, जिसे तुर्क अमीर नाराज हो गए, याकूत की हत्या कर दी गई।
अमीर नाराज हुए। सरहिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। रजिया का विवाह किसके साथ में हुआ? अल्तुनिया के साथ में। रजिया का विवाह अल्तुनिया के साथ में हुआ, परंतु 1240 ईस्वी में उन दोनों को मार डाला गया। रजिया सुल्तान के किए गए कार्य के द्वारा अमीर उनसे नाराज थे और उन्हीं के द्वारा जो है इन दोनों की हत्या भी हुई। 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह, उसके बाद में मशरूद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद ने सल्तनत संभाली। उसके बाद ये सभी अयोग्य शासक थे। नसीरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का था। अगला जो आपका शासक जो रहा वह रहा बलबन। बलबन रहा 1200। ये आपको ये शासनकाल जो है, आप टाइम पीरियड ये इतना लर्न नहीं करना है आपको कि इसका 1225 से इतना, या 65 से छिन्नू या छिन्नू से 65 या ऐसा कुछ जो है, इतना टाइम पीरियड आपको लर्न नहीं करना। अगर जो भी आपका सन रहेगा लर्न करने वाला, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अगला देखो बलबन के बारे में। उल्लुग खां इल्तुतमिश के चहलगानी नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। 1265 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। मंगोलों को सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवारे आरिज का पुनर्गठित किया। किसने किया? बलबन ने, ठीक है। आगे देखो, उसने सिजिदा और पाबोस की प्रथा को दरबार में शुरू किया। ये इम्पोर्टेंट है आपका बलबन में। सिजिदा और पाबोस क्या होता था? सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना, ये एक प्रथा थी, सिजिदा और पाबोस, ठीक है। तो पाबोस का यहाँ पे अर्थ है सम्राट के सम्मुख झुककर जो है वो उसके पैरों को चूमता था, झुकना। तो ये जो प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? बलबन के द्वारा। तो इसके बारे में 2 पॉइंट्स बनते हैं बलबन के द्वारा। एक तो मंगोलों का सामना करने के लिए उसने सैन्य विभाग बनाया जिसका पुनर्गठन किया, उसका नाम था दीवाने आरिज, ठीक है। अगला सिजिदा पाबोस जैसी प्रथा को शुरू किया किसने? बलबन ने। आगे देखो, बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था। उसने शत्रुओं के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाई। बलबन के ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट हैं। बलबन, दीवाने आरिज, सिजिदा पाबोस, ठीक है, ये प्रथा जो उसने, लौह और रक्त की नीति, ये एकदम से क्वेश्चन बनता है आपका। लौह और रक्त की नीति को समझाइए, किसके द्वारा दी गई, क्या थी ये लौह और रक्त की नीति, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका, लौह और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? बलबन के द्वारा अपनाई गई। लौह और रक्त की नीति शत्रुओं के प्रति इसने अपनाई थी। ये किसी भी शासनकाल में किसी भी शासक के द्वारा नहीं बताया गया होगा। जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था, वह बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता था। ये गुलाम जैसा शब्द जो सुनने को मिलेगा आपको, सिर्फ जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा, ये आपको ये तुर्की साम्राज्य, ये दिल्ली सल्तनत का ये तुर्की साम्राज्य जो पढ़ रहे हैं ना, ये सारा गुलाम वंश का ही है, इसको ही गुलाम वंश कहा गया है। ये जो शासक भी बन रहे हैं ये गुलाम रहे हैं, ठीक है। उस समय शासनकाल के दौरान जो थे शासक, जो गुलाम इसलिए कहा जाता क्योंकि उस समय पुरुष भी जो है खरीदे बेचे जाते थे, उनको गुलाम बनाकर रखा जाता था घरों में। तो ये सारे जो ये जैसे कि हमने सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा, जहाँ ये गुलाम वंश का था, ये खुद गुलाम था, ठीक है। जैसे कि ये बलबन जो हम पढ़ रहे हैं ये भी गुलाम था, दास था तुर्कों का, ठीक है। तो ये गुलाम जो चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं हमें, ये दिल्ली सल्तनत में मिल रही है हमको, ठीक है। तो ये और आगे कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो थे मतलब कि बहुत कट्टर स्वभाव के, इनमें दया भाव जैसी कुछ चीज़ होती नहीं थी, ठीक है। आगे देखो, तो क्योंकि ये इस तरह की नीतियाँ अपनाई जा रही हैं, इनके द्वारा लौह और रक्त की हाथों हाथ पुरुषों को मार दिया जाता था शत्रुओं को। तो इस प्रकार की नीति एक निर्दयी इंसान के द्वारा ही अपनाई जा सकता है, किसी आम इंसान के द्वारा नहीं। तो एक कट्टर स्वभाव के लोग थे ये, ठीक है, जो एक गुलाम थे खुद ने, ठीक है, ये गुलामी का जीवन जी रखे थे इन्होंने। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष में खूनी रूप ले लिया। क्यूमर्स का वध कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। कौन बन रहा है? जलालुद्दीन खिलजी। किसके बाद में? बलबन के बाद में। पहले बना अल्तुतमिश, उसके बाद में उसकी पुत्री रजिया सुल्तान, उसके बाद में बनता है इम्पोर्टेंटली योग्य शासक बलबन बनता है। बलबन के बाद में चौथा शासक जो बन रहा है, कौन बन रहा है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई, दीवाने आरिज का पुनर्गठन किया, सिजिदा पाबोस का प्रथा उसने दरबार में शुरू की, लौह और रक्त की नीति बनवाई, वह था बलबन।
बलबन के बाद में बनता है जलालुद्दीन खिलजी, जिसने स्वयं को क्या घोषित किया है, सुल्तान। गुलाम वंश साम्राज्य, ये पूरा साम्राज्य ही गुलाम वंश का है। ये जो आप ग्रीन कलर में लाइनें देख रहे हो, ये गुलाम वंश का था। पूरा शासनकाल यहाँ पे जो है गुलाम वंश का है। ये बाकी के जो क्षेत्र दे रखे हैं, उस समय काल में गुलाम वंश साम्राज्य के दौरान ये काकतिया, ये यादव वंश, देवगिरी, डोयशाला, चंदेल, राजपूतों का शासन था यहाँ पर गजनी साम्राज्य, ये गजनी साम्राज्य, पेशावर, ख्याबर दरा, ये पूरा गुलाम वंश। यहाँ पे चंदेल, ये काकतिया, यादव, देवगिरी, राजपूत थे यहाँ पर। यहाँ होयशाला, वारंगल, ये यहाँ पर जो है वारंगल। ये उस समय काल में, जैसे कि हमने गुलाम वंश पढ़ा, तो गुलाम वंश तो सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं, इस क्षेत्र में साम्राज्य स्थापित था उसका। तो बाकी क्षेत्रों में कौन कौन से शासक रहे या कौन कौन से वंश रहे जो शासन कर रहे थे उस समय काल में, तो उनके बारे में दे रखा है। ठीक है। बलबन का राजस्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। बलबन की मान्यता, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। इम्पोर्टेंट करना लाइन को। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है, वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है जो शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था। इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोर डाकू का दमन एवं राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना उसके प्रमुख कार्य थे। ये इस समय काल की, बलबन के समय काल की सारी कार्य प्रणाली थी। उस समय प्रशासन की कार्य प्रणाली थी बलबन के समय। बलबन जो है आपका पूरा गुलाम वंश में इम्पोर्टेंट रहता है। बलबन का बारे में अच्छे से पढ़ना है। वैसे तो इल्तुतमिश भी इम्पोर्टेंट है आपका, बलबन भी इम्पोर्टेंट है, उतना ही रज़िया सुल्तान भी है। लेकिन बलबन ने जो नीतियाँ अपनाई हैं, जो उसके द्वारा मान्यता दी गई है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ये सारे आपके इम्पोर्टेंस लाइन है। ठीक है, इनको याद रखना बलबन के बारे में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा खिलजी वंश रहेगा। आज तक जो पढ़ाया गया है आज की क्लास में, उसको लर्न करना है, रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा खिलजी वंश साम्राज्य 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।